चलिए खैर, तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि प्रीवियस 2 सेशंस में हम लोगों ने सबसे पहले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएड के रिगार्डिंग बात किया, चर्चा किया, और डे 2 में हमने जैसा कि बीएचयू बीएड के रिगार्डिंग बात किया। आज डे 3 में हम लोग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी बीएड के रिगार्डिंग बात करेंगे। ऑल्सो ये समझने से पहले कि क्यों एनसीईआरटी का बीएड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है बीएड परस्यू करने से पहले, दिस इज़ जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि दिस इज़ द थर्ड डे ऑफ द 7-day मीट कंडक्टेड बाय डेली बाइट्स ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ टीचर्स डे वीक। कल हम लोग जामिया बीएड के रिगार्डिंग बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट आईपी बीएड एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी, ईएमआरएस, किस किस तरह की वैकेंसीज आती हैं टीजीटी, पीआरटी, डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्या पेपर स्ट्रक्चर है। तो उन सब के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए वो डिस्कशन होगा। दैट विल बी ऑन 4th of September एंड ऑन 5th day of September वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि जो तमाम नॉन टीचिंग पोस्ट आते हैं इन टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो 5th of September पर उसके रिगार्डिंग सेशन है। तो जैसा कि आज थर्ड डे ऑफ सेशन है, डायरेक्टली हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर आएंगे। और आरआईई पर आने से पहले कुछ पुरानी बातें जो मैंने प्रीवियसली आप लोगों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू वाले मीट में रिपीट किया है। सबसे पहली बात तो सिंपल सा लॉजिक है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी करियर प्लान को लेकर उनके माइंड में अपने बहुत सारे पूर्वाग्रह पहले से रहते हैं। तो हमको सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि कहीं भी बीएड में एडमिशन से पहले हमको इस बात पर एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हमारे माइंड में कोई भी ऐसा पूर्वाग्रह न रहे। पूर्वाग्रह का मतलब क्या हो गया कि आप 90% लोगों के प्लान्स खुद से बने होते हैं। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको लगा कि अच्छा चले हम डिस्कस कर लें कि क्या मेरे लिए टीचिंग वाला करियर फील्ड ठीक भी है कि नहीं है। बीएड करना है ये आपने डिसाइड किया, फिर आपने सर्च किया होगा कि अच्छा कहाँ से करना चाहिए। तो फिर बहुत लोगों को लगा होगा या बहुत लोगों ने रेफरेंस दिया होगा कि अच्छा ठीक है आप डेली बाइट से कर सकते हो, डेली बाइट से प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। लेकिन यार पहला क्वेश्चन आपके आगे यही होना चाहिए कि क्या जो बीएड करने का डिसीजन है वो डिसीजन सही है कि नहीं है, ठीक है। वो डिसीजन सही है कि नहीं है, उस पर हमको बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। और देखिए, डिसीजन से भी ज़्यादा जो 90% लोग जो कॉमन पीपल होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, उनका डिसीजन का बेसिस क्या ही केवल यही रहता है कि कैसे नौकरी मिल जाए, कैसे उस फील्ड में जो है वो 2 पैसा अर्न कर ले, ठीक है। उनका बेसिस ऑफ डिसीजन यही रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप बोलोगे तो जब वो टीचिंग सेक्टर में आते हैं तो बेवजह की फिलैंथ्रोपी वाली बातें करते हैं, ठीक है। और जब भी किसी जॉब वाले इंस्टीट्यूशन में पहुंचेंगे तो सबसे बड़ा मुंह खोलते हैं एकदम बड़ा सा सैलरी के लिए, बिना ये देखे कि क्या स्किल्स और क्या क्वालिटीज़ आप में हैं, ठीक है। टीचिंग के लिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब पे रिलाई नहीं कर सकते हो। और ऑल अदर केसेस में आपको हमेशा ये कोशिश करना होगा कि मैं कैसे किस हिसाब से प्रिपेयर करूं कि एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी हम कैसे मतलब जो है ज़्यादा बेहतर जो है अपने आप में स्किल एनहांस करें कि इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी सिचुएशन यू आर गुड टू गो विद योर वर्क, यू आर गुड टू गो विद टीचिंग। और जितना ज़्यादा आपको उसको क्लैरिटी रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए होता क्या है कि वो इधर उधर अपना अलग अलग कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं, तो उनके लिए बीटेक वगैरह एक बैकअप प्लान बन जाता है। तो इस पर एक सिंपल सा फिलॉसफी है कि इफ़ यू आर रिलाइंग टू मच ऑन बैकअप, ठीक है, इफ़ यू आर रिलाइंग टू मच ऑन योर बैकअप देन सिंपली गेट रेडी फॉर द बैकअप, ठीक है। जिन भी लोगों का ऐसा है कि ज़रूरत से ज़्यादा बैकअप प्लान है, बैकअप प्लान हो सकता है, लेकिन यार बैकअप प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो तुम्हारा फर्स्ट मूव है आप वही छोड़ दियो, ठीक है। कोई भी चीज़ है आप शिद्दत से करोगे तभी होगा। यार टीचिंग के भी सेक्टर में जिस तरह का या जितना कंपटीशन लास्ट 5 to 10 ईयर्स में हो चुका है, इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप सिंपली कहीं से भी आओगे और अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा जस्ट मतलब रैंडमली आप बीएड कर लो, इससे आपको करियर में कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि डिग्री आपको मिल जाएगी, नौकरी आपको नहीं मिल पाएगा। एंड नौकरी से भी ज़्यादा ऊपर की बात, हमारा स्किल और नॉलेज इस तरह का होना चाहिए कि ना तो हम बहुत ज़्यादा डिग्री पर डिपेंडेंट हैं और ना तो हम बहुत ज़्यादा नौकरी पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। दोनों ही केस में आप इस लायक रहो, ठीक है। दोनों ही केस में आप इस लायक रहो कि आप
हर केस में यू आर गोइंग टू लिव अ हेल्दी वेल्दी लाइफ, अ गुड ब्रेड और बटर, ठीक है। अदरवाइज 90% लोगों के लिए ना ये सारा चीज़ बहुत सारा ज़्यादा बैकअप प्लान बना रहता है। और बहुत सारे ऐसे ही बच्चे आते हैं कि सर क्या हमको क्लासेस रेगुलरली जाना पड़ेगा, क्या उस इंस्टीट्यूट में मुझे रेगुलरली जाके पढ़ना पड़ेगा, सर हम अपना इधर तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से मेरा बीएड हो जाए। तो देखिए, किसी भी बेस्ट जगह से, किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट को हम लोग बेस्ट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि भाई वो उनका काम, उनका वर्क प्रोफाइल, उनका एकेडमिक प्रोफाइल कुछ इस हिसाब से बना होता है कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको आपको वो तरीके से करवाते हैं, तभी वो इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है। सिर्फ महज एडमिशन ले लो और तुमको लगे कि अच्छा वो कोई बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वो 7,000 10,000 रुपये में करवा रहा है तो मेरा बीएड का डिग्री मिल जाएगा, और इधर मैं कुछ बैंक SSC का तैयारी कर रहा हूँ। यार देयर आर हार्डली एनी फ्यू एग्जाम्पल्स जो इस तरह से लोग करके सक्सेस पाए हों, देयर आर हार्डली एनी फ्यू एग्जाम्पल्स। और पता है वो जो उस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शन एग्जाम्पल्स हैं ना, उसको आप कभी जनरलाइज मत करिए, ठीक है। आपको कोशिश ये करना है कि हमको सही तरीके, सही स्किल, सही नॉलेज के साथ ही जाना है। और जब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE बीएड के रिगार्डिंग बात आती है तो इसका वन ऑफ द बेस्ट होने का सिंपल सा कारण ये है कि बाकी के जगह बहुत पॉपुलर हैं, फी वगैरह कम है, लेकिन RIE में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि RI का प्लेसमेंट सेल बहुत एक्टिव है, ठीक है। RIE से बीएड करने के बाद अगर किसी इंस्टीट्यूट में प्रोबेबिलिटी 10% है जॉब मिलने की, तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से बीएड करने के बाद प्रोबेबिलिटी 75 to 80% है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से हर बच्चा जाके जॉब कर ही रहा है। मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जो RI वगैरह में भी जाके बीएड कर रहे हैं और वहाँ से क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा वो कर रहा है, लेकिन RIE से बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई बच्चा RI से बीएड कर रहा है तो वो कहीं ना तो कहीं जॉब वगैरह में उसको बहुत ज़्यादा अपर एज रहता है, जो भी बच्चे RI से बीएड करते हैं, क्योंकि RI का प्लेसमेंट सेल बहुत एक्टिव है। टीचिंग सेक्टर में जब आप आते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि टीचिंग सेक्टर में कॉलेजेस इस तरह के नहीं होते हैं कि इट्स नॉट अ बल्क और मास रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशन कि कोई एक स्कूल का चेन आएगा और वो कहेगा कि हमको 50 हिस्ट्री के टीचर चाहिए, 50 साइंस के टीचर चाहिए। किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 3, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 टीचर होंगे किसी एक सब्जेक्ट के, तो कोई मैथ रिक्रूटमेंट नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली रेफरेंस से ज़्यादा जॉब मिलता है, या फिर कह लीजिए कि इंस्टीट्यूट के जो एक्टिव प्लेसमेंट सेल्स होते हैं उससे आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो RIE में ये सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये देखने के लिए मिलता है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो NCERT के रिगार्डिंग ना तो पहले सुने रहते हैं या ना जानते रहते हैं, तो ऑफन उन लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने तो नहीं सुना था इसके रिगार्डिंग। यार दुनिया में ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जिसके रिगार्डिंग ना तुमने सुना है, ना तुमने एक्सपीरियंस किया है और ना तुमने देखा है, ठीक है। वो तो तब आपको पता चलता है ना जब आप उस फील्ड में जाते हो, जितना ज़्यादा डिग करते हो उतना ज़्यादा तुम्हें पता चलता है कि क्या चीज़ एग्जैक्टली चल रहा है। तो देखिए RIE से बीएड वगैरह करने का या टीचर एजुकेशन के फील्ड का कोई भी डिग्री करने का अपना अलग फ़ायदा है। एक छोटा सा मैं क्रेडिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि आजकल इंटीग्रेटेड बीएड शुरू हो गया है। जो भी बच्चे क्लास 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं तो वो लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड जो है इंटीग्रेटेड वाला कर सकते हैं, जो 4 साल का होता है, ITP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो क्लास 12th के बाद 4 साल का बीएड हो रहा है। आपको पता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ना ये कोर्स 10 साल से होता है, मोर देन अ डिकेड। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में क्लास 12th के बाद कोई बच्चा जाके BA बीएड, BSc बीएड, BCom बीएड वाले कोर्सेज में बहुत पहले से एनरोल कर सकता है, फ्रॉम अ डिकेड। और लोग उसके रिगार्डिंग ठीक से जानते नहीं हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इकलौता इंडिया में आपको ऐसा इंस्टीट्यूट है बीएड का देखने का मिलेगा जिसका कैंपस आपको देखने के लिए मिल जाएगा 80 एकड़ में, 100 एकड़ में, इस तरह से फैला हुआ देखने के लिए मिलता है। अमूमन नॉर्मली बीएड के कॉलेज तो 1 एकड़ 2 एकड़, ठीक है, या कह लीजिए मेरा जितना घर है उसके आधे में भी मैंने देखा बीएड कॉलेज खोल के रखे हैं लोग, ठीक है। ऐसा भी है, 2-2 कमरे का, 4-4 कमरे का बना रखे हैं, उस तरह के कॉलेजेस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप समझिए कि मतलब वो पूरा इंस्टीट्यूट ही टीचर एजुकेशन को डेडिकेटेड है। एंड ऑल्सो ये डायरेक्टली NCERT के अंदर ही आता है, ठीक है, डायरेक्टली NCERT के अंदर आता है। और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में होता क्या है ना कि ये ऐसा नहीं है कि अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली में लोकेटेड है, BHU यूनिवर्सिटी है तो बनारस में लोकेटेड है।
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जानते हो किस तरह से काम करता है कि इट्स लाइक कि इंडिया को 4-5 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। साउदर्न डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, नॉर्दर्न डिवीजन, वेस्टर्न डिवीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डिवीजन। तो उसी तरह आपको आरआई के इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे नॉर्दर्न डिवीजन जो डिवाइडेड है, नॉर्दर्न डिवीजन का जो पढ़ाई होती है वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई अजमेर में होती है। जो सेंट्रल इंडिया का होता है वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई भोपाल में होता है। जो सदर्न इंडिया का होता है वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर में होता है, ठीक है। जो ईस्टर्न साइड में आप जाओगे तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ओडिशा में भुवनेश्वर में होता है, और जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे इंडिया को इन्होंने 5 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन आप किस डिवीजन के हो, आप किस डिवीजन के हो, क्या हो, सारा कुछ ये शर्वानी मैम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कोई कैंडिडेट डिसाइड करेगा कि वो किस डिवीजन का है और क्या सारा चीज़ है। ऑल्सो आपको ये चीज़ समझना होगा कि आरआई का जो पेपर स्ट्रक्चर है ना वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हार्डली पेपर में आपको 80 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 20 मैथ, कुछ इस तरह का आपको पेपर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। नॉट मैथ बेसिकली, इट्स मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में वो लोग इंक्लूड कर देते हैं। आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको ये बात समझना होगा कि देखो यार, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम आरआईई के बीएड में भी अच्छा नहीं करोगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा जामिया के बीएड में अच्छा नहीं कर रहा है तो बीएचयू के बीएड में अच्छा नहीं कर सकता है। ये बात भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा आईपी के बीएड में अच्छा नहीं कर रहा है तो जामिया में अच्छा नहीं कर सकता है। उसका कारण ये है ना कि देखो, बहुत लोगों को बहुत सारा पेपर स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है। जैसे आरआई के पेपर में वो आपसे 20-30 नंबर का इंग्लिश पूछेंगे, 20-30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेंगे, 20-30 नंबर का आपसे जनरल अवेयरनेस पूछेंगे। तो मान लो कोई बच्चा इंग्लिश और मैथ बैकग्राउंड का हो तो उसके लिए आरआई क्वालिफाई करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। वहीं उस बच्चे को हो सकता है कि जामिया में भेज दो तो दिक्कत होने लगे, या डीयू में भेज दो तो दिक्कत होने लगे। तो पेपर स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है कि किस तरह का सिलेबस, किस तरह का क्वेश्चन ये लोग आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। वो जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं ना बहुत मैटर करते हैं, किस तरह का पेपर स्ट्रक्चर है, क्या है। तो इसीलिए मैं कैंडिडेट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट आप भर के देखिए, क्योंकि तुम्हें चाहे लग रहा है कि अरे यार मेरा तो डीयू में नहीं हो रहा तो उसमें कैसे होगा, उसमें कैसे होगा। पेपर स्ट्रक्चर की बात है, यहां जो चीज पूछ रहा है हो सकता है अगले में उसका डिमांड ना हो सकता है तुम्हारा साइंस कमजोर हो तो तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहां पर साइंस पूछता ही नहीं है बीएड में, ठीक है। और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, तुम चाहे साइंस के हो चाहे ना हो, तुम्हारा सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, तुम लैंग्वेज के हो, तुम सोशल साइंस के हो, वो साइंस पूछेंगे तो पूछेंगे। अब जैसे मान लो कोई बच्चा जामिया का पेपर दे रहा है, तुमने जिंदगी भर चाहे कभी मैथ का किताब खोला हो या ना खोला हो, जामिया में तुमको मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जामिया में आपको मैथ एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है किसी का अगर मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है तो वो कम भी पढ़ा है तो जामिया में अपर एज पर है। लेकिन क्या सेम बात रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में लागू होती है? नहीं, ठीक है। किसी बच्चे का जनरल अवेयरनेस, लेट से सोशल साइंस का एरिया बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है वो डीयू वाले में अच्छा कर ले, लेकिन हो सकता है वो आईपी वाले में अच्छा ना कर पाए, क्योंकि 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इंग्लिश का देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो छोटा छोटा ना बेसिक डिफरेंस है ये आपको समझना होगा। और तो एक्चुअली है क्या कि तब आपको ये बात समझ में आएगी अच्छा क्यों अभिलाष सर कह रहे हैं कि तुमको 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को एटलीस्ट टारगेट में लेना चाहिए। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुमको ब्लफ खेलना है, जुआ खेलना है बैठ के कि 5 में कहीं एक हो जाएगा। ये तमाम 4-5 इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ ना, सबका पेपर स्ट्रक्चर अलग है, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में आपका बॉटम में रैंक है और किसी इंस्टीट्यूट में आपका टॉप में रैंक है। तो ये फैक्टर्स भी आपको पता होना चाहिए। और आरआईई में तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि नॉट जस्ट बीएड, ठीक है, नॉट जस्ट बीएड, आरआईई में बहुत तरह तरह के कोर्सेज होते हैं। टीचर एजुकेशन के फील्ड के ये होल एंड सोल डेडिकेटेड कॉलेजेस हैं। जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी ने मेरे को पिन कर रखा होगा तो प्लीज़ पिन पे से हटा दीजिएगा। तो आप देखोगे कि आरआई में ना तरह तरह के कोर्सेज होते हैं, नॉट जस्ट बीएड। 2 साल का बीएड देखने के लिए मिलता है, 3 साल का आपको बीएड एमएड इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिलेगा। ये बीए बीएड बीएससी बीएड यहाँ पर बहुत सालों से होता है, बस पास्ट 2 ईयर से ये आईटीईपी के अंदर चला गया, तो इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करिए। एमएड 2 साल का आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
ये एक लौता ऐसा कोर्स है 6 साल का, ठीक है, जिसमें बीएससी एमएससी बीएड का डिग्री मिलता है बच्चे को, ठीक है। इस तरह के कोर्सेज आपको केवल एनसीईआरटी आरआई में ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये केवल और केवल मतलब टीचर एजुकेशन के फील्ड को डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है, डायरेक्टली उसको एनसीईआरटी रन करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर इंस्टीट्यूट के अपने कुछ फ़ायदे नुकसान और सारा कुछ होता है। आपको बस यही बात समझना है कि क्यों आपको तमाम सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस का फॉर्म फिल करने की आवश्यकता है। तो आरआई में ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ से मन किया आपने वहाँ से फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में फॉर्म फिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, और स्टेट ऑफ डोमिसाइल कैसे डिसाइड होगा वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली आप एक मोटा एक आइडिया आप ये ले लो, मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर दिल्ली का है, ठीक है, या कोई बच्चा हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई चंडीगढ़ का है, कोई हिमाचल प्रदेश का है, कोई जयपुर का है, कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई राजस्थान का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई उत्तराखंड का है, तो ये सारे बच्चे जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चूज़ करेंगे वो आरआई अजमेर है। पहला क्वेश्चन, क्या मैं कोई और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चूज़ कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं चूज़ कर सकते हो। ये मैटर करेगा कि आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहाँ पर है, ठीक है। आप कोई भी रैंडमली चूज़ नहीं कर सकते हो। अब कैसे डिसाइड होगा कि आप किस स्टेट के हो? सबसे पहला चीज़ कि पहले तो एविडेंस ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी एज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन से इनका क्या मतलब है? जिस बेसिस पर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हो, तो ये तुम्हारे ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि वो तुमने कहाँ से पास किया है, ठीक है। और देखिए, या तो आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पर डिसाइड होगा, या तो ऐसा हो कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र ना हो तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आपके कलेक्ट्रेट से, कचहरी से, आपका जो भी आसपास नियरेस्ट कलेक्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट में, वहीं से बनता है। अगर आपको उस डोमिसाइल पे नहीं जाना है तो बेसिकली है क्या कि जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, जिस भी स्टेट या यूटी से आप क्वालिफाई की हो, वो बेसिकली आपका डोमिसाइल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जितने बच्चे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के, ये सब के सब आरआई अजमेर के अंदर आते हैं। सारे बच्चे ये आरआई अजमेर के अंदर आते हैं। दूसरा क्या है, जितने बच्चे ऐसे हैं जो आपको बिहार से देखने के लिए मिलेंगे, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कोई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है तो आप आरआई भुवनेश्वर चूज़ करोगे, ठीक है। कोई बच्चा बिहार का है तो आप आरआई भुवनेश्वर चूज़ करोगे, कोई झारखंड का है तो आरआई भुवनेश्वर चूज़ करोगे, ओडिशा हो तो आरआई भुवनेश्वर चूज़ करोगे, वेस्ट बंगाल है तो आरआई भुवनेश्वर चूज़ करोगे। तो ये जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ना, आपका जहाँ का डोमिसाइल है ना, आप वहीं से आरआई का चूज़ करोगे। अदरवाइज आप बाकी के किसी भी और जगह से फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। वो जो आरआई है आपको फॉर्म वहीं से फिल करना है, और ये आरआई के सभी कोर्सेज में लागू होता है। नॉट जस्ट बीएड का 2 ईयर, नॉट जस्ट बीएड एमएड 3 ईयर, नॉट जस्ट बीए बीएड 4 ईयर या बीएससी बीएड 4 ईयर, ये जो आईटीईपी वाला इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करिए, या एमएड 2 ईयर, एमएससी एमएड 6 ईयर प्रोग्राम जो है, ये सभी आरआईई के कोर्स में लागू होता है, ठीक है। आपका डोमिसाइल बहुत मैटर करेगा। अच्छा, आरआईई को देखते समय एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए कि यहाँ पर ना बीएड एमएड इंटीग्रेटेड भी होता है। तो सभी कैंडिडेट्स को ना बीएड एमएड वाला इंटीग्रेटेड भी फिल करना चाहिए बीएड के साथ साथ ही, क्योंकि पहला तो एडवांटेज ये होता है कि साथ में भाई आप एमएड की डिग्री भी हो जाती है आपकी, ठीक है, और 3 साल के अंदर हो ही जाता है। और ऑफन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे मान लो 2025 में बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा क्वालिफाई ही कर लेगा। व्हाट इफ़ यू डोंट क्वालिफाई? अच्छा, व्हाट इफ़ यू हैव सेवरल ऑप्शंस? मान लो तुमने बीएड के साथ दिया, बीएड एमएड में तुम्हारा हो गया, तो 1 साल ड्रॉप करने से अच्छा है कि भाई बीएड एमएड में एडमिशन ले लो, ठीक है। ये चीज़ है, तो बीएड एमएड का भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बीएड एमएड और बीएड दोनों का पेपर जो है सेपरेट पेपर स्ट्रक्चर जो आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग जो होता है, पेपर का पैटर्न सेम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बीएड एमएड बीएड सबके लिए आपको पेपर अलग अलग देना बेसिकली होता है। तो यहाँ पर जो हमारा चर्चा है मोर और लेस इस बात पर ज़्यादा फोकस्ड है कि हम बीएड 2 ईयर प्रोग्राम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट्स को मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बीएड एमएड वाला फॉर्म भी जरूर से फिल करिएगा, क्योंकि देखो यार, यू नेवर नो कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। हो सकता है आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए, आप ना क्वालिफाई कर पाओ, कोई आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास एक ऑप्शन और रहता है कि चलो ठीक है, ड्रॉप करने से अच्छा है कि बीएड एमएड का डिग्री ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखोगे बीएड की एलिजिबिलिटी क्या है। 2 ईयर का जो बीएड का प्रोग्राम है बहुत
सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर कोई ऐसा है कि किसी कैंडिडेट का ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर नहीं हो पाया है, तो इस तरह के सभी कैंडिडेट जो है अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है तो वो उसके बेसिस पर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली है क्या कि आपको नॉर्मल बैचलर्स डिग्री चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए सोशल साइंस में या फिर ह्यूमैनिटीज़ में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जो भी आपका है। तो 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और कोई ऐसा बच्चा है जिसका जो है नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपका पीजी में भी 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट्स को 5% रिजर्वेशन वगैरह रहता है। और जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं, फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं, वो भी इसमें एलिजिबल रहते हैं। थोड़ा सा सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप वाइज है कि RIE अजमेर, RI भोपाल, भुवनेश्वर, आप देख लीजिएगा कि आप किस RI से आप बेसिकली आप सेट बैठ रहे हो। तो इसमें बेसिकली दो ग्रुप्स हैं, एक तो सोशल साइंस एंड लैंग्वेज का ग्रुप है और एक साइंस एंड मैथमेटिक्स का ग्रुप है। तो आप देखिएगा कि आप किस ग्रुप से फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अकॉर्डिंगली देखना होगा, जैसा कि यहाँ पर सिंपल सा क्या मेंशन है कि 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में या मास्टर्स डिग्री किस में, साइंस के फील्ड में, या तो फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में, या तो फिर मैथमेटिक्स के फील्ड में, या फिर सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में, ठीक है। बैचलर्स डिग्री और बैचलर्स नहीं है, अगर मास्टर्स है तो मास्टर्स भी चल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं वो अकॉर्डिंगली उसी ग्रुप के हिसाब से बना हुआ है कि या तो आप साइंस एंड मैथमेटिक्स से भरोगे या तो आप सोशल साइंस एंड लैंग्वेज से भरोगे। RIE BEd की एक बहुत खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60% एरिया ही आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। 40% का मार्किंग इस बेसिस पर होता है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है, क्वालिफाइंग डिग्री की बेसिस पर होता है, ठीक है, कि ग्रेजुएशन में आपका क्या जो है मार्क्स वगैरह रहा है। तो परसेंटेज वाइज यहाँ पर जो है कैलकुलेट होता है। 40% विल बी बेस्ड ऑन योर क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स दैट गोज फॉर योर ग्रेजुएशन, मोस्ट प्रोबेबली ग्रेजुएशन ऑनली, क्योंकि 90% कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल करते हैं। और 60% एरिया जो कैलकुलेट होगा वो आपके एंट्रेंस एग्जाम पर होगा। और इन दोनों को ये लोग मर्ज कर देंगे, ये जो 60% दिया है, 40% दिया है, इसका मिला के ये एग्रीगेट बना देते हैं। तो RI में BEd में थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटीज़ देखने के लिए मिलते हैं। बाकी का इनका पेपर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये लोग 80 क्वेश्चन पूछते हैं और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको केवल और केवल इंग्लिश का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मीडियम आपका चाहे जो भी हो, इंग्लिश का क्वेश्चन आपको 20 देखने के लिए मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। सिलेबस वगैरह आपको डेली बाइट्स पर भी डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, आप उसको देख सकते हैं। सर मेरे को पूछना था, जैसे अभी 2024 में RI BEd का एग्जाम हुआ था, तो उसमें सभी RIs के रिजल्ट तो आ गए हैं, बट RI अजमेर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आ जाएगा। हाँ जी। तो सर उसकी जो लिस्ट है वो हमें वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी ना? RI अजमेर की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगी। आई गेस 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर। RI अजमेर वालों का सबसे लेटेस्ट आता है विनीता। ओके सर। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, ऊपर वाला करेगी आपका हो जाए। कितने आपके वेटिंग में है या क्या है? सर कैटेगरी रैंक 2 है। और स्टेट कौन सा है? सर दिल्ली। कैटेगरी कौन सा है? सर OBC। और कितनी सीट है OBC में? सर 2। दिल्ली में 2 है? यस सर। प्रोबेबिलिटी है होने का? यस सर। प्रोबेबिलिटी है, 100% श्योर नहीं है, ठीक है। यस सर। यस भावना। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब एवरेज जो इनकी फीस होती है, जैसे अजमेर की बता दीजिए, तो मतलब ओवरऑल क्या होगी? 9,000 रुपये शायद बढ़ गया, 13,000 रुपये, 9, 10, 12, 13,000 रुपये कुछ ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। आई गेस शरानी में 9,000 है शायद, 8,200 रुपीज़। नो सर, अभी बढ़ गई है। अच्छा हाँ ठीक सर, हाँ 12-13 हज़ार हो गई बात है। अच्छा ठीक है, इफ़त फारूकी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इफ़त। सर मुझे ये मालूम करना था, जैसे RI BEd के एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो हॉस्टल इजीली अवेलेबल हो जाता है? यस,
यस, आरआई में हॉस्टल सबको मिलेगा इजीली। Okay, sir. Sir, actually, I'm a student of Delhi Bytes from 23 batch, अच्छा, ओके and I have also been qualified the RIB examination in 2023. ओके ओके ओके। तो But sir, unfortunately, I couldn't take the admission at that time. अच्छा, तो आपने इस साल फिर से पेपर दिया है? नहीं sir. Right now I am pursuing my MSc Mathematics. अच्छा, ओके, यू विल बी गिविंग इन 2025 अगेन, राइट? Yes, sir, 25 Okay, again, okay, and I okay, was okay. qualified in 2023. ओके, क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट यू कुडंट टेक द Yes, sir. एडमिशन, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एमएससी कर लिया इन मीन टाइम, तो दैट्स रियली ग्रेट। एंड आरआईस तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी है इफ़त, एंड वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आपको हॉस्टल वगैरह भी काफ़ी अच्छा है उनका, मतलब कैंपस तो अच्छा है उनका, बहुत अच्छा है काफ़ी। Yes, sir. Sir, I'm just asking for this कि जैसे है ना कि 60% आपका एग्जाम को कंडक्ट वो होएगा कैलकुलेट और 14% ग्रेजुएशन के बेस पे मार्क्स होते हैं, so that's why I'm asking कि अवेलेबल हो जाएगा इजी। देखो इफ़त, बात सिंपल सी ये होती है ना, लाइफ में कभी भी आप ये सोचिए कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो यस सर। तो क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ? अगर उसके लिए कुछ कर सकती हैं, यस सर। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। और उसके लिए अगर कुछ नहीं कर सकती हैं तो फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकती हैं उसमें, ठीक ओके है? सर। तो बात यह है कि किसी बच्चे का क्वालिफाइंग डिग्री में कोई रिजल्ट अगर बन चुका है तो यस उसको इस सर। बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, ओके। ठीक है? कि कितना रिजल्ट बना है, क्या बना, क्योंकि अब वो तो बन चुका है। हमारे पास फोकस का एक ही पॉइंट है, एंट्रेंस का 60% वाला एरिया, तो ओके कितना ज़्यादा बेहतर से बेहतर उसमें कर लें, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बेसिस पर वो आपका 40% वाला एरिया वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? Okay, उसका एक क्राइटेरिया है बेसिकली, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप पीजी कर रहे हैं तो पीजी उसमें कैलकुलेट ही हो, उसका एक क्राइटेरिया है, ठीक है? कैसे वो 40% कैलकुलेट होता है, वो टोटली एक डिफरेंट मैटर है, नन ऑफ आवर कंसर्न, ठीक है? क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम के बात में ना कहीं भी ये बात मैटर नहीं करता कि वो 40% हम कैसे पाने वाले हैं, ओके सर। क्योंकि उसमें जो होना है वो हो चुका है, चाहे वो 10th के बेसिस पर बना है, चाहे 12th, चाहे ग्रेजुएशन, ठीक है? हमारा फोकस एंट्रेंस पर है, तो आई थिंक जो है, बाकी आप 2023 में कौन से बैच में थी हमारे? सर मैं थी आपके DU BEd। अच्छा, ओके, 2023 डी की कौन से बैच में थी? ये सर। मैं बस ये गेज करना चाह रहा हूँ, उसमें CUET का वो बाइफर्केशन हो गया था आपके बैच में कि नहीं? सर सॉरी, आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। 2023 में जो CUET का बाइफर्केशन हुआ था वो आपके बैच में हो गया था कि नहीं? नहीं सर। अच्छा, आप बैच 1 में थी? ये सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके गुड, चलिए Thank अच्छा you, करिए लाइफ में, बेस्ट विशेस। हाँ, ये Thank you. एनीवन एल्स, किसी और को कोई डाउट और क्वेरी? केवल RI BEd से सेंट्रिक रहेंगे अभी, ठीक है? हाँ, यस स्नेहा, यस प्लीज़। स्नेहा जी बताइए। Sneha, you are not audible. आई थिंक स्नेहा आप रीजॉइन करिए, इन मीन टाइम तो सर भी होती है कोई क्या कह रही हो स्नेहा? नेगेटिव मार्किंग भी होती है पेपर में यस कोई? यस, पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव है, एक क्वेश्चन सही करने पर 2 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर 1/4, ओके सर। ठीक है? यस सिंपी कौर। सर ये वाला टेस्ट भी ऑनलाइन कंडक्ट होता है? नहीं, ऑफलाइन, ऑफलाइन RI का पेपर ऑफलाइन होता है। सर ये कहाँ पे होता है ऑफलाइन? अरे सेंटर पड़ेगा दिल्ली में भाई, क्यों घबरा रही हो, ठीक है? कहाँ पर होता क्या है, पैन इंडिया सेंटर पड़ता है RI का पेपर होगा तो, ठीक है? यस, इनका पेन एंड पेपर वो MR मोड में होता है, ठीक है? यस, एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट और क्वेरी? चलिए ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। मोस्ट प्रोबली जो भी बेसिक बातें हैं RI BEd के रिगार्डिंग वो थोड़ा बहुत क्लियर हुए होंगे। यस यशस्वी, प्लीज़ मेक इट फास्ट। Hello, good evening, sir and ma'am. यशस्वी, यस प्लीज़ बताइए। सर ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था बट मुझे स्टिल कंफ्यूजन है। RI में अगर 25 में अप्लाई करते हैं एंड आपका रिजल्ट अवेटेड है एंड वो एक्सीड कर जाता है, लाइक अगस्त के महीने में आता है प्रोविजनल भी, तो फिर वो पीछे के जो सेमेस्टर्स होते हैं उनको कंसिडर करते हैं? जी,
रिजल्ट ओके देर सर। से आएगा तो उससे आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है। अगेन मैं जी आपको यही सर। कहूँगा, आप एंट्रेंस पे फोकस करिए, जी सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू यशस्वी। चलिए ठीक है, सो यस सिंपी। सर जस्ट इन केस अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है बट फिर भी अगर वो ग्रेजुएशन की बेसिस पे ये इसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना यस कर चाहते सकते हैं हैं। तो ओके सर थैंक यू। थैंक यू। यस ललिता। गुड आफ्टरनून सर मैम। गुड आफ्टरनून। सर मैं कह रही थी आपका सेंटर गुड है एग्जाम इवनिंग। सेंटर वो जी आगे बोलिए। सर हाँ, मैं एग्जाम सेंटर दिल्ली में पड़ सकता है। एग्ज़ाम सेंटर तुम चूज़ करोगे यार फॉर्म फिल करते समय, कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हो। नहीं सर जैसे एग्जाम देते हैं आरआई में तो उसका सेंटर दिल्ली में ही पड़ेगा। ऑल इंडिया पड़ता है भाई, जहाँ बच्चा चूज़ करेगा। ओके सर। ठीक है, इन सब के एक एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, पैन इंडिया कहीं भी हो सकता है। यस आंचल। गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू सर एंड मैम। मैम सर मैं ये पूछ रही थी कि फॉर्म्स कब रिलीज होते हैं? जब भी रिलीज़ हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि मार्च अप्रैल के महीने में रिलीज़ होता है, राइट शेरवानी मैम? ठीक है, खैर जब भी रिलीज़ हो डजेंट मैटर, फोकस करिए प्रिपेयर पर, प्रिपरेशन पे। पेपर जून जुलाई में होगा RI का। यस यशस्वी, कोई डाउट रह गया आपको? नो सर सॉरी, मैं ऑफ करना भूल। अच्छा ठीक है, ओके। किसी और कैंडिडेट को कोई और डाउट? RIs के पेपर सबसे लास्ट में होते हैं, जून जुलाई में होता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा RI का। चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम लोग चर्चा करेंगे जामिया B.Ed पर और IP B.Ed पर, जैसा भी होगा, ठीक है। कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। आई विल नॉट बी स्ट्रेचिंग द सेशन मच लॉन्ग, क्योंकि सुबह से आई हैव बीन लिटरली वेरी ऑक्यूपाइड। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट। बेस्ट विशेज़, अच्छा करिए लाइफ में एंड स्टे मोटिवेटेड, कीप द स्पिरिट्स हाई। बेस्ट विशेज़ ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।